कुछ लोग हैं, कुछ नो बौद्ध हैं, कुछ नए नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि मनुस्मृति जलाएंगे, मनुस्मृति में ये है और उन्होंने दिवस घोषित कर दिया है। तो हमारे पास भी बहुत अवसर है। बाकी जिस चंद्रशेखर सांसद की आप बात कर रहे हैं ना, पहले ये अपनी स्थिति रोहिणी घावरी के मामले में क्लियर कर दे। एक इस देश की पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी दलित है, बताने की जरूरत नहीं। इंदौर की रहने वाली, जिनेवा में रहती है, उसने यूएन में भारत को रिप्रेजेंट किया है। और मुस्लिम तो तब भी थोड़ा बचा हुआ क्योंकि बाकी पार्टियां मुस्लिमों के लिए काम कर रही हैं। किस खलनायक की तरह कॉन्ट्रीट किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ? उस दिन बीएचयू में कांड हुआ, समाजवादी छात्र इकाई के लड़के ने किसी प्रशांत मिश्रा नाम के लड़के को मारा, तो उस समय तो जो है क्या कहते हैं, सलम जी का ट्वीट आ गया। लेकिन यूजीसी पूरे वर्ग का मुद्दा है, नहीं आया। ये लोग मानसिकता में गुलामी भर गई है, ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपना स्वरूप बदल लिया है, भाजपा पूरी तरह व्यावसायिक हो चुकी है। पीडीए में सवर्ण को कहाँ देखते हैं? कंफ्यूज व्यक्ति है अखिलेश यादव, बहुत कंफ्यूज। अब मुक्तेश्वरानंद भी एक तरीके से मैं मानता हूँ, वो भी कंफ्यूज आदमी है, उनको कब क्या बोलना मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। एक नेता है जो कुछ दिनों से पागल हो गया है, वो ये कहता है दक्षिणा देना बंद कर दो। उनके किसी विधायक ने परशुराम मंदिर बनाया था तो उसके उद्घाटन में गए, वहां फरसा लगा के आए, तीसरे ही दिन गिर गया। कार सेवकों पर गोली चलते समय सरकार किसकी थी? इनके पिताजी की थी। इस देश में दो ही खलनायक हैं, एक मुसलमान, दूसरा सवर्ण। आखिर इस पूरे प्रकरण पर सवर्ण मोर्चा क्या कुछ सोचता है, इसको बात करने के लिए हम पहुंचे हैं सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं संदीप जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी। कह रहे हैं दो ही खलनायक हैं, लोगों की ऐसी मानसिकता, एक मुस्लिम दूसरा सवर्ण। अब क्षत्रिय समाज से आते हैं। सवर्णों में अगर बाइफरकेट करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ ये भी आते हैं, कुछ मुस्लिम भी आते हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बयान दिया उन्होंने। मैं सांसद जी के बयान का पुरजोर समर्थन करता हूँ। और मुस्लिम तो तब भी थोड़ा बचा हुआ क्योंकि बाकी पार्टियां मुस्लिमों के लिए काम कर रही हैं। बाकी पार्टियों की कहानी तो यह है कि कांग्रेस भी मुस्लिमों के लिए खड़ी है, समाजवादी भी खड़ी है, बसपा भी खड़ी है। एक भाजपा को छोड़ दीजिए तो सब खड़े हैं। तो खलनायकों में नंबर एक टॉप लिस्ट पे सामान्य वर्ग है इस देश का, और मुसलमान दूसरे नंबर। अगर सामान्य वर्ग में बात करें तो सामान्य वर्ग में जो मैंने बताया बाइफरकेट है, इसमें सबसे बड़ा खलनायक कौन, किस खलनायक की तरह कॉन्ट्रीट किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ? देखिए, ये तो हर प्रदेश का अलग अलग स्ट्रक्चर है, हर प्रदेश अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन केंद्र की सरकार तो समस्त सामान्य वर्ग को, सवर्ण समाज को खलनायक की तरह ट्रीट कर रही है पूरे। उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं कि लाला हैं कि बनिया हैं। वो सबको जो है, सबको खलनायक की तरह ट्रीट कर रही है। अगर खलनायक की तरह ट्रीट कर रही होती तो इस तरीके का यूजीसी जैसा मामला ही क्यों आता है इस देश में, आप बताइए। तो वो सबको कर रहे हैं। अभी आप लोग पहुंच गए थे ब्रजेश पाठक जी के वहां और गदर काट दिए, फिर पाठक जी को निकलना पड़ा। कहे हैं कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, लगता है पाठक जी बात करेंगे, क्योंकि जिस समय यूजीसी रोल ऑन हुआ था, जिस समय बात हो रही थी कि इसको रोल ऑन किया जाएगा, उस दौरान लोग इंतजार कर रहे थे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से। उसमें से आपने राजनाथ सिंह जी को भी आड़े हाथों लिया, आप भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, इतनी मुखरता? नहीं, मुखरता तो देखिए सदैव हमारे पास रही है, मुखर तो हम लोग रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप ये बताइए कि जब मैंने वोट दिया है, मैं हमेशा डंके की चोट पे कहता हूं मैं भाजपा का वोटर रहा हूं। मैंने जीवन भर भाजपा को वोट दिया है, 1995 से आज तक मैं भाजपा को वोट देता आ रहा हूं। तो मैंने जिसको वोट दिया उससे सवाल भी नहीं पूछ सकता हूं। सवाल पूछने से मुझे कौन रोक लेगा? वो चाहे पाठक जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो। राजनाथ सिंह क्या तो मैं इसलिए जाना चाहता था, एक तो लखनऊ के सांसद, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश में सामान्य वर्ग के सबसे बड़े नेता है भाई। अगर इस तरह देखिए तो सबसे बड़े नेता है, तो जाऊंगा क्यों नहीं? सवाल ही तो पूछने जा रहा हूं कि यूजीसी के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे थे। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं बिल्कुल कि यूजीसी के मुद्दे पे जो सामान्य वर्ग का नेता नहीं बोलेगा, हम विरोध करेंगे और लगातार करते रहेंगे। तो बोल कौन रहा है यूजीसी के मुद्दे पर? सरकार के खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा है। बाटी चोखा बैठ के खा लिए थे कुछ, सुनिए तो संदीप जी, कुछ नेता बाटी चोखा बैठ के खा लिए थे जी, बवाल मच गया था जी। फिर यूजीसी आ गया जी। कौन नेता बोला? बीजेपी। नहीं, क्यों नहीं बोला? अब ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कि मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह पूर्व सांसद है, ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं, कलराज मिश्रा मान लीजिए आज उनको ये कहा जाता है कि उनकी कोई स्थिति नहीं बची है इसलिए वो बोल रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद होते हुए भी बोली। तो बात बोलने की इच्छा होनी चाहिए। गुलामी की मानसिकता अगर आपके दिमाग और दिलो दिमाग में भरी रहेगी, पार्टी के प्रति इतनी वफादारी, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि मेरे यहाँ लोकतंत्र है। हमको तो कहीं लोकतंत्र ही नजर आ रहा। एसआई के मुद्दे पे जब निकल आया, जब एसआई के क्वेश्चन में पंडित पूछा गया तो पाठक जी का सबसे पहले ट्वीट आ गया, सलमणि जी का आ गया। उस दिन बीएचयू में कांड हुआ, जो समाजवादी छात्र इकाई के लड़के ने किसी प्रशांत मिश्रा नाम के लड़के को मारा, तो उस समय तो जो है क्या कहते हैं, सलमणि जी का ट्वीट आ गया। लेकिन यूजीसी पूरे वर्ग का मुद्दा है, नहीं आया। ये लोग मानसिकता में गुलामी भर गई है, ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपना स्वरूप बदल लिया है, भाजपा पूरी तरह व्यावसायिक हो चुकी है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही होगा। तो इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोगों को बोलने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि हम लोग देखिए किसी से बंधे हुए नहीं, पहली बात ये है, और हम लोगों के पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारा कोई नुकसान कर देगा। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में आपने किसी संगठन में अपने आप को बंधा महसूस किया, उसके बाद उससे आप अलग हो गए? थोड़ा सा परतों में अगर जाएं, सच बताइएगा। देखिए, चाय आपकी रखी, चाहे आप चाय पी के इंतजार कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मुखर हूँ, मुझे इन सब बातों में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बिल्कुल करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मैं इस बातों में कभी नहीं कहता। और जहां पे भी हमको बोलने से रोका जाएगा या हम लोकतंत्र में हमारी आवाज दबाई जाएगी, और चाहे संगठन हो चाहे पार्टी हो, तो मैं मुखर हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। विरोध जहां करना होगा, चाहे अपने लोग हों चाहे विरोधी हो, विरोध मैं करूंगा, और ये मेरी आदत है। और मैं सदैव उससे ऐसा ही रहा हूं, जैसा आपको आज दिख रहा हूं ऐसा पहले भी था, ऐसा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो मैं आगे भी रहूंगा। अच्छा, 14 अप्रैल की तारीख निकट है, जी। बाबा साहेब का जन्मदिन। संविधान निर्माता रहे, हर समाज के लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक धड़ा सोशल मीडिया पर है, वो कह रहा है कि हम मनुस्मृति जलाएंगे इस दिन। मनुस्मृति जलाने का दिवस ही घोषित कर दिया है। क्या बाबा साहेब कभी मनुस्मृति के खिलाफ इस तरीके की उन्होंने बात कही कि इसको जलाना है? और अगर ये सब हो रहा है, फिर चाहे वो केंद्र में सरकार हो बीजेपी की या प्रदेश में, इसको लेकर आप लोगों का क्या कदम होगा? देखिए, अनपढ़ जाहिल और गंवार लोगों की मैं बात नहीं करता हूं। मनुस्मृति पहले पूरी पढ़ लेनी चाहिए, तब आदमी को ये सब बात करनी चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ नो बौद्ध हैं, कुछ नए नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि मनुस्मृति जलाएंगे, मनुस्मृति में ये है, और उन्होंने दिवस घोषित कर दिया है। तो हमारे पास भी बहुत अवसर है, हमको भी अवसर मिलेगा तो हम भी तमाम दिवस घोषित करेंगे। और जैसे वो लोग कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। देखिए, संख्या बल से कुछ होता नहीं है, सब साहस, शौर्य, इन सब चीजों से व्यवस्थाएं चलती हैं। संख्या बल से होता तो बड़े देश किसी को रहने ही ना देते, ऐसा नहीं होता है। तो ये उन्होंने घोषित कर दिया, तो हम लोग भी देख रहे हैं। अब यदि मनुस्मृति जलाएगी, देखिए कोई व्यक्ति जला दे जिसको हम नहीं जानते, अननोन चेहरे जला दे, तो वो तो मान लीजिए व्यक्ति का अपना विषय हो सकता है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पे बैठा हो, जो किसी अच्छी जगह पे हो, वो अगर इस तरीके की बातें करेगा, तब हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे एक एक आदमी को 140 करोड़ की आबादी हम लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे? लेकिन हम लोगों का कोई इस तो तरीके का नजरिया, उस समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं को तो एक संदेश आप लोग दे सकते हैं ना, कि ऐसा जो हो रहा है इससे आप लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए हमारी भावनाएं तो लगातार आहत हो रही हैं आजादी के समय से अभी तक। हमारे लिए ना कोई सरकार खड़ी है, ना कोई व्यक्ति खड़ा है, ना कोई नेता खड़ा है। और इसी स्थिति में ये सवर्ण मोर्चा जो है, वो जब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं रहा, और वैसे भी लोकतंत्र में मान के चलिए, जब कोई बोलने वाला नहीं रहता तो जनता को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ती है। और जनता जब अपनी आवाज उठानी पड़ती है तो उसका प्रतिनिधित्व तो कोई भी कर सकता है, उसका मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी। तो उस व्यवस्था में चल रहे हैं। और बाकी अगर कोई उनका नेता इस तरीके का बयान देगा
तो सोशल मीडिया की ये सब लड़ाई है। सोशल मीडिया इस समय जो है निगेटिव वर्किंग में ज्यादा काम हो रहा है और पॉजिटिव वर्किंग में कम हो रहा है। और हम लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, तो हम लोगों के पास ये सब व्यवस्थाएं नहीं है कि हम लोग चले किसी की कृति जला दे, किसी की किताब जला दे। ये सब हम लोग नहीं करते, हम लोगों का ये नेचर भी नहीं है और हम लोग ये चाहते भी नहीं कि ऐसा कोई नहीं। गंवार अनपढ़ जाहिल लोगों की ये सब व्यवस्था है जो ये कहते हैं और जो ये काम को करते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उसको अनपढ़ जाहिल और गंवार लोग। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि देश की समस्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है, इसको उखाड़ के फेंकना है। कौन चंद्रशेखर? कौन चंद्रशेखर? मैं एक ही चंद्रशेखर को जानता हूँ। मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा। मैं उसी चंद्रशेखर को जानता हूँ। बाकी जिस चंद्रशेखर सांसद की आप बात कर रहे हैं ना, पहले ये अपनी स्थिति रोहिणी घावरी के मामले में क्लियर कर दे। एक इस देश की पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी दलित है, बताने की जरूरत नहीं। इंदौर की रहने वाली, जिनेवा में रहती है, उसने यूएन में भारत को रिप्रेजेंट किया है और उसने उनके ऊपर घोर आरोप लगाए हैं। 2 महीने वो दिल्ली पड़ी रही, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो पहले अपने चरित्र का वो स्पष्टीकरण दे कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनकी बात की जाए। आप चरित्रहीन व्यक्तियों की क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, है कि नहीं है रोहिणी घावरी वाला मामला? मदद करेंगे आप लोग रोहिणी घावरी? बिल्कुल मदद करेंगे। रोहिणी घावरी जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मदद करेंगे। अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि यूपी का जिला है बाराबंकी, जहां चंद्रशेखर जाकर एक कार्यक्रम करते हैं। करणी सेना के एक नेता थे अभिनव सिंह, उन्होंने कहा था कि आएंगे तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएंगे। गए, तमाम माहौल गर्म रहा। इन्हीं सबके बीच में अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि रोहिणी घावरी ने ऐलान किया है, कई उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो भी बाराबंकी में उसी जगह पर जाकर कार्यक्रम करेंगी और बताएंगी। ऐसी दशा में आप लोग, क्योंकि आप तो सवर्ण मोर्चा की बात है, रोहिणी घावरी जी दलित समुदाय से आती हैं, क्या लगता है समाज में क्या मैसेज जाएगा कि सवर्ण मोर्चा एक दलित समाज की युवती की आवाज उठाएगा, खासकर तब जब केंद्र में और राज्य में मौजूद बीजेपी की सरकार इस मामले पे कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, रोहिणी घावरी दलित समाज से आती है, वाल्मीकि समाज से आती है, मुझे सब पता है। और वो आएंगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो बेटी है देश की। तो वो बेटी है, तो वो दलित की बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और वो धरोहर है भाई। उसने यूएन में अगर भाषण दिया है, भारत को रिप्रेजेंट किया, तो धरोहर है इस देश की। तो धरोहर के लिए, राष्ट्रनायकों का सम्मान करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, उसमें इन सब बातों। और दूसरी बात, मेरी किसी दलित से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी बैकवर्ड से कोई लड़ाई नहीं है। इस कानून को केंद्र सरकार लेके आई है, मेरी लड़ाई उनसे है। मुझसे किसी की व्यक्तिगत लड़ाई क्यों है भाई? सभी देश के नागरिक हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, सबको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। लेकिन किसी पेड़ को बड़ा करना एक उपाय होता है, लेकिन पेड़ को काट के बराबरी लाने के लिए काट के छोटा कर देना कौन सा उपाय है? हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। हमारी लड़ाई शीर्ष पे बैठे हुए इस देश के प्रधानमंत्री से मेरी ये मांग है कि भाई यूजीसी जैसा काला कानून वापस लो। हम क्यों करें? हम दलितों का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी उसका विरोध, पिछड़े वर्ग का विरोध नहीं कर रहे। मेरा विरोध तो स्पष्ट है, आपको मालूम यूजीसी कौन लाया, उनका विरोध है। तो देश की बेटी वो आएगी तो उसके लिए जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के पीडीए में सवर्ण मोर्चा खुद को कहां देखता है? जैसे आप सवर्ण मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अखिलेश जी का एक बड़ा चर्चित नारा है, पिछले काफी समय से खूब ज्यादा चर्चाओं में है। राजनीतिक विश्लेषक ये दावा करते हैं कि भाजपा को पीडीए की काट भी ढूंढनी पड़ रही। तो एज ए सवर्ण मोर्चा के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीडीए में सवर्ण को कहां देखते हैं? कंफ्यूज व्यक्ति है। कौन? अखिलेश यादव। अच्छा। बहुत कंफ्यूज। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, बीच में उन्होंने पी से पंडित भी कहा, अगर आपको याद होगा। ए से अगड़ा भी कहा। तो अभी तो उनको यही कंफ्यूजन है कि मेरा नारा क्या है। अभी उनको कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल कंफ्यूज है। और देखिए, एक बात आपको और बता दूं अखिलेश जी के बारे में, कि अखिलेश जी ने तो लगातार सामान्य वर्ग का विरोध किया, और सामान्य वर्ग का विरोध करके उन्होंने पीडीए जैसा एक नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने को उनके यहाँ तो देखते ही नहीं है फिलहाल, अभी तो नहीं। सवर्ण नाराज है अखिलेश से? नहीं, नाराज क्या है, उनकी पार्टी का एक नेता भी हरदोई में आपने देखा ही, भगवान राम की माता जी को उसने क्या क्या कहा। खैर, एक छोटा सा बयान आ गया उनका कि हमारी पार्टी का सदस्य नहीं, सदस्य था तो
ना। तो समस्या ये कि जैसे जो ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मैं उस बात पे बिल्कुल है कि हमारे लिए ना ये है ना वो है और ना कोई है। हम त्रिशंकु की तरह इस देश में लटके हुए हैं, हमारे संग कोई नहीं। इसलिए हमको अपनी क्षमता बनाने के लिए हम अपने को संगठित कर रहे हैं। अपनी संगठन संगठन को मजबूत करके फिर हम ये तय करेंगे कि हमको क्या करना है। अखिलेश जी के वहां ये भी एक कार्यक्रम हुआ, अंबेडकर जी के प्रपौत्र रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के वेश। हाँ, वे साधु के सभा में लगातार गए तो थे। इन्होंने एक बयाना लिया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी से कि खूब भीड़ इकट्ठा कर देंगे। किसने बयान दिया? अखिलेश जी ने लिया था भाई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा भाई। अखिलेश जी का जब भी मुद्दा आता है तो सोशल मीडिया पे एक बात ये भी आती है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी उन्हीं के सरकार में लाठियों से उनकी बर्बर पिटाई हुई थी। आज वो अखिलेश जी उनके गुण गा रहे हैं, अखिलेश जी के वो गुण गा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कंफ्यूज हैं आप। अब मुक्तेश्वरानंद पे भी कंफ्यूज हैं कि जाऊं कि ना जाऊं। पीडीए पे भी कंफ्यूज हैं। राणा सांगा के मुद्दे पे भी कंफ्यूज रहे। वो तो लगातार कंफ्यूज व्यक्ति हैं। उनको तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे किस किस लाइन पे चल रहा है। उनकी लाइन तो क्लियर ही नहीं हो पा रही है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछले 7 8 9 साल हो गया, 9 साल से विपक्ष में है, अभी लाइन ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप देख ही रहे कहाँ लाइन क्लियर कर रहे हैं वो, हैं? लाइन वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे। तो अभी क्लियर नहीं उनका कि क्या मतलब किधर जाना है। अच्छा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार में उनके साथ उनका उत्पीड़न हो रहा, साधुओं का उत्पीड़न हो रहा, संतों का उत्पीड़न हो रहा। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, एक महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछती है कि योगी जी भी संत हैं तो उस महिला को भी वो डांट देते हैं। हाँ, बहुत तेज चिल्लाए तो संत नहीं, उन्होंने मतलब उसने कहा फिर महाराज हैं। तो अब मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगा। शंकराचार्य है, शंकराचार्यों का सम्मान हमारे धर्म में आप मानते हैं वो शंकराचार्य हैं? नहीं नहीं, मेरी बात आप समझिए। देखिए, मेरी इतनी हैसियत रही कि किसी शंकराचार्य पर मैं उंगली उठाऊं या उसका विरोध करूं। लेकिन अब जहां तक मामला है कि योगी जी का और अखिलेश यादव जी का, तो योगी जी खुद संत हैं, एक पीठ के भाई पीठाधीश्वर हैं। तो ऐसे व्यक्ति, वो दो व्यक्तियों का मामला है। हाँ, ये जरूर है कि किसी पुलिस को किसी बटुक वटुक की चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी। बाकी अब मुक्तेश्वरानंद भी एक तरीके से मैं ये मानता हूँ, वो भी कंफ्यूज आदमी है। उनको कब क्या बोलना मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। और वो जो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं, उनका बयान हमेशा अच्छा रहता है। तो ये कभी मीडिया से झगड़ा कर लेते हैं, कभी ये अखिलेश जी को टाइट कर देते हैं, कभी योगी जी के लिए बोल देते हैं। तो संत को संत की तरह रहना चाहिए, मेरी ये सोच है। और संत को इस तरीके की राजनीतियों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब ये मुक्तेश्वरानंद जी का अपना विषय है और वो सरकार का अपना विषय है कि जो भी उनके संग हुआ। अच्छा संदीप जी, जिस समय से मैं आपको जान रहा हूँ या जितनी देर से मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने आपके बयानों में एक बड़ी खास बात देखी है कि बाकी विषयों पर आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों का मुद्दा आता है तो मैं देख रहा हूँ कि आप ब्राह्मणों की तरफ कुछ ज्यादा ही झुके हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण मुद्दे पर आप सरकार को भी घेर रहे हैं, सवर्णों के मुद्दे पर आप ब्रजेश पाठक जी को भी, राजनाथ सिंह के। ब्राह्मण कम्युनिटी से आपको इतना लगाव क्यों, जबकि पूरे देश में आग लगी पड़ी है ब्राह्मणों के खिलाफ? तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। ब्राह्मणों से ऐसा क्या लगाव आपको? क्या अभी भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, फॉलो कर रहे हैं? देखिए, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था तो हमारे तमाम दोस्त और तमाम जूनियर जो है ब्राह्मण समुदाय से आते थे। तो अमूमन आदत होती है, जो संस्कार हमारे यहाँ आते थे तो पैर छूते थे। तो मेरे पिताजी अधिकारी थे, लेकिन जब भी कोई उनको पैर छूने के बाद बताता था कि नाम बताता था और बताता था मैं पांडे शुक्लत, कहते हैं महाराज आज के बाद पैर न छूना यार, पाप न चढ़ाना। तो ये हमारे यहाँ परंपरा रही है ब्राह्मणों का सम्मान करने की। छोटा सा छोटा ब्राह्मण हो, सम्मान करने की परंपरा है। और अब कुछ वर्ग, कुछ नौ बौद्ध इस देश में पैदा हुए हैं जो अपने कार्डों में गणेशाय नमः नहीं छपवा रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं संविधान की शपथ लेके शादी करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा डंके की चोट पे कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। एक नेता है जो कुछ दिनों से पागल हो गया है, वो ये कहता है दक्षिणा देना बंद कर दो। नाम लीजिए आप, एक नेता है आपके स्तर पे शोभा नहीं देता है। नहीं नहीं, मैं देखिए, नहीं, खुद देखिए, मीडिया के सामने ये बड़ी गफलत हो जाती है, फिर बाद में मीडिया कह दे कि किस नेता को कह रहे। खुलकर नाम लीजिए नहीं संदीप जी। नहीं, आप मेरे ऊपर दबाव बनाए। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम मैं नहीं ले रहा दबाव हूँ। नहीं बना रहा हूँ, नहीं, बयान आपने कोट हाँ, किया है तो नाम आपको लेना स्वामी पड़ेगा। प्रसाद मौर्य कहते हैं दक्षिणा देना बंद कर दीजिए, ये भूखे मर जाएंगे, उन्होंने बयान दिया। अरे भाई,
तुम एक तरफ तो कहते हो हम 5,000 साल से पानी नहीं पी पाए, शोषित है, वंचित है, दलित है, पीड़ित हैं, और अब कह रहे हो दक्षिणा देना बंद कर दो। कि दोनों व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? और स्वामी प्रसाद मौर्य से बता दीजिए कि चाहे जिसकी फोटो छाप ले, ब्राह्मणों को क्षत्रियों ने सदैव अपने पास रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इतना भंडार है, सारी रियासतें, सारे गढ़ देने के बावजूद भी, कि तुम्हारे दक्षिणा की जरूरत नहीं है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण ज्ञान से इतना प्रबल होता है और ज्ञान की पूजा होती है, और क्षत्रिय उसके साथ है, तो ब्राह्मणों को तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग देख लेंगे। चलिए एक सवाल आपसे और ले लेते हैं, अंतिम सवाल है। राम मंदिर का विषय बड़ा तगड़ा उठता है, अभी फिर अयोध्या का विषय आया, चाहे वो वहां पर मूर्ति स्थापना रही, कलश स्थापना रही, श्री यंत्र स्थापना रही, हर मुद्दे पर अखिलेश जी से सवाल पूछा गया। अखिलेश जी बयान दिए कि वो अपना मंदिर बनवा रहे हैं, जिस दिन मंदिर बनवा लेंगे उस दिन राम मंदिर जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। क्या अखिलेश जी का मन परिवर्तित हुआ है मंदिर जाने के लिए, या उनको लगा है कि अब राम मंदिर जाना पड़ेगा? अयोध्या वाले मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी वही आज मंदिर बनवा रहे हैं। सरकार किसकी थी? कार सेवकों पर गोली चलते समय सरकार किसकी थी? इनके पिताजी की थी, है ना? अब इस तरीके की बातें निकाल के लाना, नृपेंद्र मिश्रा तो इनके अधिकारी थे। भाई कल्याण सिंह ने जब मस्जिद तोड़ी गई तो खुल के कहा कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ये हिम्मत नहीं कर पाए, गोली भी चलवा दी और उन्होंने वो भी नहीं लिया कि क्या कहते हैं कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो अखिलेश जी की कहानी भी बहुत अलग है। अखिलेश जी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा कि परशुराम मंदिर के इनॉग्रेशन में गए थे, उनके किसी विधायक ने परशुराम मंदिर बनाया था तो उसके उद्घाटन में गए, वहां फरसा लगा के आए, तीसरे ही दिन गिर गया। तो देखिए ये है जातिगत राजनीति और जातिगत वोटों का इधर उधर बाइफरकेशन। और कितना भक्त हैं, कितना वो है, ये उनके बयानों को देख लीजिएगा, जिस तरीके की घटनाएं होती हैं उन पे जिस तरीके के उनके जवाब आते हैं, उनका जिस तरीके का ट्वीट आता है, तो उससे ये तो मैं मंदिर बनवा लेना एक अलग विषय होता है, पूजा पाठ करना, उसमें अपनी आस्था रखना ये एक अलग विषय होता है। तो ये उनके बारे में तो मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि आपको मैं बता ही दिया कि एक बार परशुराम मंदिर में फरसा लगा के आए, तीसरे दिन गिर गया, उसका पुरसा हाल लेने नहीं गए। अब केदारेश्वर मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं, इसकी भी मुझे जानकारी है। और वो राम मंदिर नहीं जाते हैं तो उनके सांसद बता रहे थे कि वो बताते थे कि ये अवधेश प्रसाद हैं, संसद में मिलाते थे। इन्होंने वहां पे देखिए मतलब उनको राम से भी बड़ा बीच में बता दिया गया था, बाद में वही अवधेश प्रसाद दर्शन करने गए थे। तो फिर मैंने आपसे कहा कंफ्यूज आदमियों की क्या आप बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन पहले अपना दूर करें। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और उनका कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। संक्षेप में एक जवाब और जानना चाहेंगे। तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया गया, जबकि एक समय में वहां पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा और जब भी वहां पर चुनाव लड़े जाते थे ब्राह्मणों को वरीयता दी जाती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा देख रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव सामने है? देखिए जयललिता जी स्वयं एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री थी। जयललिता जी तमिलनाडु में ब्राह्मण आबादी 3% है। अब से भारतीय जनता पार्टी में 27 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अब क्या वहाँ के विषय है, क्या नहीं विषय है, ये तो बहुत ज्यादा मैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति से भी और जातिगत आंकड़ों से भी मैं परिचित नहीं। बस इतना मुझे पता है कि 3% ब्राह्मण है और कोई दो पार्टियां, किसी ने 2 टिकट दिया, किसी ने 6 टिकट दिया। टिकट नहीं दिया जा रहा तो मैं ब्राह्मण नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारे सभी पार्टियों में ब्राह्मण नेता हैं, कि अभी तमिलनाडु में खत्म हुए हो, केरल में खत्म हुए, धीरे धीरे कर्नाटक में खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। भाई बोलना सीख लो, चाहे ब्राह्मण नेता हो चाहे क्षत्रिय नेता हो। नहीं, जिस तरीके की व्यवस्था इस देश में चल रही है धीरे धीरे आपको समाप्त कर दिया जाएगा। आप ये रही नहीं जाएंगे कि आप इस देश के कभी नागरिक थे। जो व्यवस्थाएं देश में चल रही हैं इससे आपको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया जाएगा, मरहूम कर दिया जाएगा, ये कहना है संदीप सिंह का। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ऐसे जो भी नेता हो जो सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज को लेकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखा। अखिलेश यादव को उन्होंने साफ तौर पर विभिन्न मुद्दों पर कंफ्यूज नेता बताया है। 2027 के लिए हुंकार भरी उनका साफ तौर पर कहना है कि यूजीसी पर अगर सरकार खुलकर बोल नहीं सकती है तो यह कानून लेकर ही क्यों आई थी।
सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।